नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस डे है, यानी खुशियों का आज दिन है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। साथ ही साथ एक चीज हम बताते चलें कि खुशियां, आपके जीवन में खुशियां तब ही आ सकती हैं जब आप स्वस्थ होंगे। स्वस्थ होने के लिए आपको जरूरी है कि आप किसी बीमारियां आप पर हावी ना हो और साथ ही आपकी दिनचर्या भी उतनी ही अच्छी हो। साथ साथ एक बात आती है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो फिर हम इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। इलाज की बात अगर हम करें तो इलाज की कई पद्धतियां, जो चिकित्सा पद्धति है वो कई दर्जन चिकित्सा पद्धति भारत में भी प्रचलित है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा अगर प्रचलित है तो वो 3 चिकित्सा पद्धतियां हैं। आप भी जान रहे हैं कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अधिकांश लोग एलोपैथ में इलाज कराने जाते हैं, एलोपैथ के चिकित्सक के पास जाते हैं। दूसरा होम्योपैथ में भी जाते हैं और तीसरा आयुर्वेद में भी जाते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, यूनानी चिकित्सा पद्धति से लेकर के योगा, सिद्धा, नेचुरोपैथी वगैरह वगैरह ढेर सारी चीजें हैं इसमें। लेकिन आपको ये बता दें हम, या आप भी समझते होंगे, जानते होंगे कि आयुर्वेद मूल चिकित्सा पद्धति है। कल्पना कीजिए जब दुनिया डेवलप नहीं हुई थी, शुरुआती दौर में अगर किसी को चोट लगती होगी, कोई अगर बीमारी होती होगी तो निश्चित रूप से जड़ी बूटी या कहीं से कुछ लेकर के ही इलाज करते होंगे। इलाज के दूसरे साधन नहीं थे। बाद में फिर दूसरे साधन, इलाज के दूसरे तरीके वो डेवलप होते गए और फिर जो है चिकित्सा पद्धति आज के समय में जो है वो हम कभी एलोपैथ में जाते हैं, आयुर्वेद में जाते हैं, होम्योपैथ में जाते हैं। कई लोगों का ये सोचना भी हो सकता है कि एलोपैथ के अलावे आयुर्वेद या होम्योपैथ में शल्य चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, मतलब ऑपरेशन की नहीं है। कोई गंभीर बीमारी होने पर भी थोड़ी मुश्किलें होती है, लेकिन हम जानेंगे कि विभिन्न रोगों का इलाज आयुर्वेद में कितना संभव है और कितना सुरक्षित ढंग से संभव है आयुर्वेद में। इस चीज पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर गरिमा सिंह। हम इनका परिचय कराते चलें आपसे, फिर इनसे कई सवाल हम पूछेंगे। कई सवाल हमने तैयार किए हैं, आपके लिए किए हैं, और साथ ही साथ आपके भी अगर सवाल होंगे तो उसे भी हम रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर गरिमा सिंह। उम्र करीब 23 वर्ष है। पिता डॉक्टर राजेश कुमार सिंह हैं, जिनका निदान आयुर्वेदा सिंहेश्वर मधेपुरा जिले में वहां है। वहां इलाज करते हैं, विभिन्न तरह के रोगियों का इलाज करते हैं, सफलतापूर्वक कई वर्षों से इलाज कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये पटना और भीमनगर में भी हर सप्ताह जाकर विभिन्न रोगियों को अपना समय देते हैं। माता बबीता सिंह है। इनका मूल घर खुड़हान है, आलमनगर, मधेपुरा। BA-MS जो इसकी डिग्री होती है, हम बताते चले, एक शॉर्ट में बताते चले कि एलोपैथ में जब ग्रेजुएशन की डिग्री जब हासिल करते हैं तो MBBS की डिग्री उसमें लेते हैं, आयुर्वेद में BA-MS लेते हैं और होम्योपैथ में BH-MS लेते हैं वो डिग्री। तो BA-MS है, ये जयपुर से 2016 से 2022 का इनका बैच था। अपने बैच में ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। इनकी पढ़ाई, मूल रूप से पढ़ाई इनकी 10वीं तक की पढ़ाई मधेपुरा से हुई है। 2014 में माया विद्या निकेतन से इन्होंने मैट्रिक पास की है और अपने क्लास की ये टॉपर भी रही थी उसमें। 12th इन्होंने शांति मिशन एकेडमी सहरसा से की, जहां की वहां भी इनका रिजल्ट काफी अच्छा था। यहां तक कि बायोलॉजी में इन्हें 95% या 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 मिले थे। इंटर्नशिप ये कर रही हैं एलोपैथ में, मतलब कि आयुर्वेद चिकित्सक हैं और इंटर्नशिप कर रही हैं एलोपैथ में। ऐसी व्यवस्था है, कोर्स में ऐसी व्यवस्था है कि इंटर्नशिप किया जा सकता है एलोपैथ में भी। ढेर सारी बातें हैं, हम इनसे करेंगे। डॉक्टर गरिमा सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे एमटी लाइव में। हमें लगता है 4 दर्जन से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, आपको सुनने के लिए, आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सभी को, जो भी एमटी लाइव के दर्शक हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर गरिमा सिंह, आयुर्वेद की चिकित्सक, और हैप्पी वर्ल्ड इंटरनेशनल स्माइल डे टू ऑल ऑफ यू। जी, हम सबसे पहले हम टिप्पणियां ले लेते हैं। ढेर सारी टिप्पणियां आने लगे, टिप्पणियां छूट ना जाए, तो पहले टिप्पणियां ले लेते हैं, फिर आते हैं हम इनसे बात करते हैं, ढेर सारी बात करते हैं और देखते हैं कि आयुर्वेद हमारा कितना एक सुरक्षित ढंग से, एक कहें आप, हमें लगता है कि हम में से अधिकांश लोग ये जानते हैं कि एलोपैथ की चिकित्सा पद्धति
फास्ट रिलीफ कई बीमारी में दे सकती है, लेकिन साथ ही साथ वो साइड इफेक्ट जो है वो न सिर्फ दूसरी बीमारियों को जन्म देती है बल्कि आपकी आयु भी कम कर सकती है। ऐसी भी बातें रिसर्च में सामने आ रही हैं कि एलोपैथ कहीं कहीं खतरनाक भी होता है। आप पेन किलर खाते हैं, उसका असर आपके किडनी, आपके बाकी चीजों पर भी पड़ता है। मतलब कि साइड इफेक्ट का जो है वो साइड इफेक्ट की सबसे अधिक जो आशंका वो एलोपैथ में होती है। आयुर्वेद में संभवतः साइड इफेक्ट की बात नहीं होती है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। जफर अहमद कहते हैं, नमस्ते डॉक्टर गरिमा जी और राकेश जी। जफर अहमद कहते हैं आयुर्वेद में हर रोग का इलाज है, लेकिन लोग एलोपैथी में ही यकीन करते हैं। जी बिल्कुल सही। हर्षवर्धन राठौर कहते हैं आयुर्वेद बीमारियों के इलाज में बहुत कारगर है, इसमें और ऊंचाई पर जाने की शुभकामना। सिंकू यादव कहते हैं मेरी क्लास फ्रेंड है, माया विद्या निकेतन में 7 पर है, कांग्रेचुलेशन गरिमा। आशुतोष छोटू कहते हैं आप दोनों को नमस्कार। राहुल यादव कहते हैं मधेपुरा में क्लिनिक है क्या, हम बात करते हैं इस पर। प्रिंस प्रतोष कहते हैं मधेपुरा में क्लिनिक कहाँ है। राहुल यादव कहते हैं मेरी माँ को ओटी के निकट दर्द होते रहते हैं, कोई दवाई है। मिथिलेश वस कर रहे हैं डॉक्टर गरिमा सिंह हैज बीन माई स्टूडेंट, सी वॉज एक्सेलेंट इन स्टडीज, बेस्ट विशेज फॉर माई साइड। आपके टीचर भी हैं, मिथिलेश वस हैं, अंग्रेजी के इंग्लिश के भी टीचर हैं और भी कई विषयों के जानकार हैं। हम आते हैं सबसे पहला सवाल हम लेंगे। अच्छा, उससे पहले शुभम राय की टिप्पणी है आयुर्वेद आज के नवीन दौर में कितना प्रासंगिक है। बिल्कुल इन्हीं चीजों पर हम चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद कितना प्रासंगिक है और हम क्यों नहीं आयुर्वेद को अपनी विभिन्न रोगों के इलाज में आधार बनाएं, इस पर भी चर्चा करेंगे। जब ये इतना सुरक्षित है और इसके साइड इफेक्ट भी नहीं के बराबर है। हम एक चीज जानना चाहेंगे गरिमा सिंह, सबसे पहले कि क्या हमने जो ये बात कही कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है आयुर्वेद के, क्या ये बात सही है? जी, एक्चुअली साइड इफेक्ट नहीं है बट साइड बेनिफिट है। अच्छा, साइड बेनिफिट मतलब कि उससे आपके बीमारी तो दूर होते हैं, हमें लगता है बोनस में आपको एड-ऑन्स मिलते हैं। एड-ऑन्स मिलते हैं। जी, साइड बेनिफिट्स है आयुर्वेदा के। जी 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 जी। राहुल यादव लिखते हैं राकेश सर एवं डॉक्टर गरिमा जी को बहुत बहुत बधाई फेसबुक पेज में रूबरू होने के लिए। हम आते, अच्छा सबसे पहला जो है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है क्या और ये विभिन्न बीमारियों के इलाज में आयुर्वेद कितना कारगर है। सबसे पहला प्रश्न हमें लगता है कि लोगों के जहन में रहता है। बहुत सारे लोग आयुर्वेद की तरफ ध्यान भी नहीं जाता, बीमार पड़ते हैं सीधा लेकर के दौड़ते हैं जो अगल बगल के एलोपैथ के डॉक्टर हैं उनके पास लेकर के। आयुर्वेद उनके दिमाग में भी नहीं आता। अगर पेट में लगातार दर्द है या कोई ऐसी बीमारी है, पैर में दर्द है या कहीं कुछ ऐसा है, कुछ मानसिक बीमारी से भी त्रस्त हैं, तो वो दौड़ते हैं। उनके दिमाग में, जहन में ये बात बहुत कम लोगों को आती है कि आयुर्वेद में भी इलाज। तो कहीं ऐसा एक तो हमें लगता है कि हो सकता है कि जो प्रचार प्रसार जो है वो एलोपैथ का प्रचार प्रसार कुछ अधिक है या जो भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आयुर्वेद का। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये पद्धति आखिर है क्या और विभिन्न बीमारियों के इलाज में कितना कारगर है, ये आप कृपया बताएं हमारे दर्शकों। मैं शुरुआत करूंगी हमारे वेदों से। अथर्ववेद और ऋग्वेद में एक ये बात कही गई है कि आयुर्विंदति इति आयुर्वेद, यानी कि आयु का जो विज्ञान है वो है आयुर्वेद, यानी आयुषो वेदम इति आयुर्वेदः, कि किस तरीके से हमारी जीवन शैली होनी चाहिए ताकि रोग आए ही ना। क्योंकि आयुर्वेद का जो मूल प्रयोजन है या किसी भी पैथी में अगर आप जाइए तो उसका यही रहता है कि प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट, यानी कि पहले रोगों को प्रिवेंट करना कि वो आने ही न दे। तो स्वास्थ्य रक्षण जो है इसका एक मूल प्रयोजन है। और आतुरस्य विकार प्रशमन, यानी कि जो पेशेंट है, यानी पहले तो हमें बीमारी होने ही नहीं देना है, यानी कि हमारी जीवन शैली, यानी हमारा सुबह से जो एक रूटीन होना चाहिए, दिनचर्या जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर सीजनल जो रूटीन होना चाहिए हमारा विद टाइम, यानी कि ऋतुचर्या जिसे हमें कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए कि रोग आए ही ना, यानी प्रिवेंटिव एज वेल एज मेजर्स, मतलब जो सुरक्षा पहले से ही ना हो। और क्यूरेटिव एस्पेक्ट भी है आयुर्वेदा में, मतलब हो जाने के बाद जो बीमारी जो उसका इलाज करें वो क्यूरेटिव। ये और आयुर्वेदा के 8 ब्रांचेस है, यानी कि ये सोचा भी नहीं जा सकता कि इतने समय पुरान लोग इतने साइंटिफिक हुआ करते होंगे कि 8 ब्रांचेस किसी एक साइंस की, और वो भी ये ब्रांचेस, ये मेजर ब्रांचेस है, इसके अंडर पता नहीं कितनी सारी थेरेपीज हैं जो आज एक्चुअली रिफाइंड होकर के हमारे सामने आ रही है। जैसे जैसे कितनी सारी चीजें तो विलुप्त हो गई आयुर्वेदा की, लेकिन अब भी जो चीजें हमें संक्षिप्त रूप में
पाई जा रही है, वो भी एक तरह से कहा जाए कि हाँ मतलब वो फ्रेज होता है ना सागर में का, वो चीज को भी हम लोगों ने छाटा, तब भी वो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतनी सारी थेरेपीज, इतने सारे अंग बताए गए हैं आयुर्वेद के। अष्टांग आयुर्वेदा का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें टोटल 8 मेजर ब्रांचेस है आयुर्वेद में, यानी कि सर्जरी भी, जो शल्य चिकित्सा है ये भी है आयुर्वेदा में, साथ ही काय चिकित्सा यानी इनर मेडिसिन ये भी है आयुर्वेदा में, यहाँ तक कि विष चिकित्सा जो कि बहुत पुरानी चिकित्सा है, जहाँ लोग को अगर कोई सांप काट लेता था तब की, ये चिकित्सा भी बहुत अच्छी तरीके से साइंटिफिकली ट्रीटमेंट के साथ बताई गई है आयुर्वेद में। मतलब कि ये कहें संक्षेप में कि आयुर्वेद जो है विभिन्न रोगों का, लगभग सारी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में है, संभव है अधिकांश बीमारियों का। और हमें लगता है कि ये बिल्कुल सुरक्षित ढंग से है, बशर्ते कि एक बात तय है, हमें लगता है कि हर चीज में कभी भी आप चाहे एलोपैथ का इलाज कराएं, चाहे होम्योपैथ या फिर आयुर्वेद के, डॉक्टर आपको जानकार मिले ताकि सटीक आपका जो इलाज है वो निशाने पर लगे, और डॉक्टर सटीक और डॉक्टर बिल्कुल अच्छे हों, सटीक हों। तो ऐसे में हमें लगता है कि जिन्होंने आयुर्वेद में जो डिग्री हासिल की है, गरिमा सिंह ने, डॉक्टर गरिमा सिंह हमारे साथ हैं जिन्होंने BA HMS किया है इसमें, और BA MS डिग्री हासिल की है, और लगातार इन्होंने ढेर सारा अध्ययन किया है आयुर्वेद पर इनकी गहरी जानकारी है, और जहां गहरी जानकारी हो वहां हमें लगता है कि ढेर चीजों का इलाज ऐसे डॉक्टर से संभव है। हम आते हैं कुछ और टिप्पणियों पर, फिर और भी बातें करते हैं। अब्दुल कादिर लिखते हैं कि दम्मा से बहुत परेशान है, गर्मी में ज्यादा परेशानी होती है। आचार्य गोपी पंडित महाराज कहते हैं बधाई हो। अनीश कुमार यादव कहते हैं कहाँ है। हरि हेम्ब्रम अरविंद कहते हैं गुड इवनिंग सर, कौन सा बीमारी का स्पेशलिस्ट है प्लीज बताइए। हम बताते चले कि ये आयुर्वेद के द्वारा विभिन्न बीमारियों के इलाज में सक्षम है, आयुर्वेद की डॉक्टर हैं जिस आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के द्वारा ढेर सारी बीमारियों का इलाज है, सुरक्षित ढंग से इलाज है और स्थायी इलाज है। खास करके एक चीज जैसे कि बात आती है, हमने सुना है कई लोगों से कि डायबिटीज वगैरह जैसी बीमारी, कई बीमारियां हैं जिसका कि एलोपैथ में कोई समाधान नहीं है, आप सब दिन दवा खाते रहें, पूरी जीवन हमें लगता है दवा खाते रहे, परहेज करते, फिर भी डर बना रहता है। जैसा आपने देखा होगा कोविड का वो दौर था, कोविड के दौर में बहुत सारे लोग जिनकी मौतें हुई, उनमें से बहुत ऐसे थे जो कि डायबिटीज के पेशेंट थे वो वगैरह। तो निश्चित रूप से एलोपैथ में डायबिटीज उनका जो है या तो कंट्रोल कहीं रहा या फिर कंट्रोल नहीं भी रहा, ठीक नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्हें और भी हमें लगता है कि ढेर सारी परेशानियां उसकी वजह से वो भी। तो ये डायबिटीज वगैरह का क्या इसमें स्थायी समाधान है? जी, एक्चुअली क्या है डायबिटीज, हम जैसे प्रमेह में हम लोग कहते हैं, ये एक, जब हम लोग डिजीज क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट, तो ये एक यत्न साध्य व्याधि में आता है, यानी कि जब तक आप हितकर आहार द्रव्यों का या फिर जो हितकर भोजन पदार्थों का सेवन करते हैं तब तक ये बना रहता है, क्योंकि डायबिटीज ये सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। कुछ हेरिडिटरी भी होती है, ऐसा नहीं है कि हेरिडिटरी नहीं होती है, बट उसे भी हम लोग कंट्रोल, लेकिन हमारी लगता है कि जो जीवन शैली जो हमारी बदल गई है या फिर गलत आदतों या फिर एक जो हमें लगता है दिनचर्या हमारी खराब हो गई जिसकी वजह से। तो दिनचर्या में भी जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, अगर वो जो ऐसे पथ्य बताए गए हैं, यानी कि जो हमारे चैनल्स के लिए अच्छे होते हैं, जो उस पैथोजेनेसिस को, बेसिकली क्या होता है कि हमें एज अ डॉक्टर हमें उस पैथोजेनेसिस को विघटन करना पड़ता है, उसका जो डिजीज की पूरी पैथोजेनेसिस होती है, कैसे वो डिजीज हो रहा होता है, तब जाके कॉम्प्लिकेशन का फेज आता है। यानी उस कॉम्प्लिकेशन के फेज को हम लोग लाए ही ना, क्योंकि बाद में जाकर के ऐसा पाया जाता है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई है, जिसमें बर्निंग सेंसेशन, टोज, फिट्स पूरे बॉडी में ही इन्फेक्ट पाई जाती है, लेटर स्टेज में गैंग्रीन फॉर्मेशन। तो जो कॉम्प्लिकेशन का जो स्टेज है, एक्चुअली इसे मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यत्न साध्य व्याधि है, चाहे वो कंजेनाइटल मतलब हेरिडिटरी हो आपके, यानी कि सहज तौर पे या कुलज हो, तो एक तरह से जीवन शैली में ही चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे ऐसे, ताकि प्रॉपर एक्सरसाइज, बेसिकली उसके जितने भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में जो भी कारण बताए गए हैं, वो यही बताए गए हैं कि ज्यादा कार्य को ना करना, मतलब ऐसे कोई भी ऐसे काम जिससे हमारी बॉडी एक नियंत्रित रूप से रहती है, वैसे ही करना है। हाँ जी, तो ये बताया गया है उसमें। तो है इलाज है जीवन शैली से, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जितने भी हैं, चाहे वो मानसिक तौर पे क्यों ना चले गए हो, यानी जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं,
यहाँ तक आयुर्वेद जा चुका है और कोई भी ट्रीटमेंट एक सेलुलर एक मॉलिक्यूलर लेवल पे होना चाहिए, जो कि आयुर्वेद में होता है। हम लोग बेसिकली प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। अगर हम लोग जो आम कहा जाता है इसको आयुर्वेद में, मतलब जो अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल होता है, अगर वो आपकी बॉडी में है, यानी कि आपके टिश्यूज तक है, टिश्यू लेवल पे अगर वो चीज पहुंच गई है, तो चाहे आप मेडिसिन लो, वो भी आपकी बॉडी रेसिस्टेंट हो जाएगी उसके लिए। क्योंकि हमारी बॉडी जितना एडेप्टोजेनिक जो चीज होती है ना, वो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हमारी बॉडी एडेप्ट कर लेती है उस चीज के लिए। अगर हम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के साथ हैं, निराम अवस्था में, यानी कि हमारी बॉडी में है, तो वो मेडिसिन काम ही नहीं करी। आपके सेल लेवल तक जो हमारे स्मार्ट सेल्स हैं, वहां तक अगर ये चीज मेडिसिन नहीं पहुंचेगी तो हमारी बॉडी रेसिस्टेंट हो जाएगी। फिर वो कोई चाहे मेडिसिन किसी भी चीज की लो, वो फायदा नहीं करेगी। तो ये पूरा बेसिक है प्रिंसिपल हमारा आयुर्वेद से ट्रीटमेंट का। ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़ते जा रहे हैं, नए लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। एक बार हम रिक्वेस्ट करेंगे, चूंकि ये आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से विभिन्न बीमारियां हर घर में कहीं ना कहीं लोगों की तबियत खराब है, लोग किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं। अगर आपका 4-5 व्यक्ति का भी 4-5 सदस्यों का भी परिवार है, तो एक न एक सदस्य आपका किसी न किसी बीमारी को लेकर के परेशान है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति एक बेहतर चिकित्सा पद्धति है और एक सुरक्षित है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी हमारे साथ हैं डॉक्टर गरिमा सिंह। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, 5 सेकंड का वक्त लगेगा, आप शेयर करें इस लाइव सेशन को अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचे। हम आ रहे हैं, कई प्रश्न आ रहे हैं और हमें लगता है कि कई प्रश्नों को हमें लेना होगा और हम इस पर करते हैं। लेकिन तब तक आप शेयर करें, जब तक हम प्रश्न लेते हैं, शुरू से प्रश्न लेते हैं जो लोगों ने किए हैं, इन्हें सजेशन दें। और फिर हम डॉक्टर गरिमा सिंह से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर किसी में अगर देखने की कभी कभी होता है कि कभी पेशेंट को देखने की आवश्यकता होती है या फिर ज्यादा डिटेल में उससे कई सवाल पूछने की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में जो आप किसी क्लिनिक पर समय दे दें या कहीं समय दे दें, आप एक जो निर्धारित वो कर दें ताकि लोग वहां भी जा सकें। हम जी एक पहला प्रश्न था राहुल यादव को, मेरी माँ को ओटी के निकट दर्द होते रहते हैं, कोई दवा है? ओटी खास करके हमें लगता है इस इलाके में लोग बोलते हैं पेट का जो पोर्शन है, नीचे का पोर्शन, वहां का ओटी नाभि के पास का एरिया, उसी को लोग ओटी कहते हैं। राहुल जी, अगर हम सही कह रहे हैं तो आप लिखिए कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, बेसिकली फीमेल्स में बैक पेन की शिकायत पाई। हाँ, नहीं, पेट के पास भी, हमें पेट के निचले भाग में जो है ओटी, उसको यहाँ पर ओटी कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं। एक बार कृपया आप जी, तो ओटी के निकट दर्द, तो इसके लिए क्या आयुर्वेद में कोई दवा है? जी, एक्चुअली क्या है कि हमें शुरुआत से चीजें देखनी पड़ेगी, मतलब एक प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेनी पड़ती है हमें, बिल्कुल, जिसमें किस टाइम पे दर्द होता है, कि रीजन तो चलो बता कितने दिनों से हो रहा है, जी, कितने दिनों से हो रहा है, किस टाइम पे, क्या नेचर है पेन का, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारी डिजीज में डल पेन होता है, काफी सारे, क्योंकि पेन की भी अपनी क्लासिफिकेशन है, टाइप्स है। कितने सारी डिजीजेस में शार्प पेन होता है, उसके अकॉर्डिंग, यानी पेशेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट मॉडलिटी, जी, जो पेशेंट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट मॉडलिटी या एक जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है, हमें लगता है कि इसके लिए आपको मिल करके हमें लगता है पूरा डिटेल्स लेना पड़ेगा। राहुल जी, जी, हम आते हैं अगला जो क्वेश्चन है, जो वो हम सवाल उठाते हैं, जिसमें हालांकि बहुत सारे लोगों ने काफी तारीफें भी की हैं इसके बारे में, आयुर्वेद के बारे में। चंदन भाई यादव कहते हैं, गुड इवनिंग, आयुर्वेदा इज ओनली प्रिसाइज सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी डिजीज। ठाकुर विशेष लिखते हैं, बिल्कुल सही। मुरारी सिंह कहते हैं बधाई हो। केशव कुमार ठाकुर कहते हैं ये तो अच्छी पहल है। राजा केसरी कहते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहम्मद इम्तियाज कहते हैं मैम, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का भी इलाज आयुर्वेद में है? जी, डिप्रेशन और एंजाइटी का इलाज बिल्कुल आयुर्वेद में है। हमें लगता है सफल इलाज आयुर्वेद में होना चाहिए। मानसिक जो भी है, मैंने अभी बोला था साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, यानी कोई डिजीज जो आपके शरीर को पहले इफेक्ट कर रही है, लेटर स्टेज में, चाहे वो बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं, और लेटर स्टेज में वो आपके एक साइकोलॉजिकल लेवल पे पहुंच जाती है, जिसमें प्रॉपर काउंसलिंग, साथ में रीजर्वेशन, रसायनों से हम लोग वहां पर उसके सत्व, एक्चुअली क्या आयुर्वेदा में एक सत्व का कॉन्सेप्ट है, उसे हम लोग औदीर्य कहा जाता है, मतलब उसे बढ़ाना पड़ता है, उसका
बढ़ाने का ये क्रम होता है कि हम लोग रीजेनरेटर्स के थ्रू यानी रसायनों के थ्रू उसे बढ़ाते हैं। और कुछ सर्टेन काउंसलिंग भी पेशेंट काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज का। तो अलग अलग डिजीज में जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं आयुर्वेद की, तो ये पूरी हर्षण चिकित्सा के अंडर आता है। हर्षण चिकित्सा यानी कि जो भी मानसिक बीमारियां हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हर्षण चिकित्सा, साथ में साइकोथेरेपी। यानी कि अगर कोई पेशेंट, ऐसा जनरली कहा जाता है कि इस बीमारी में ये चीज सही नहीं है करना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें वो चीज वो पेशेंट ना करे। यानी अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट को ऐसा देखा था कि जिनको फोबिया था, और फोबिया उनको था क्लोज्ड स्पेसेस का। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको फोबिया होता है, वो कहने से भी डरते हैं कि मैम मुझे फोबिया है। तो उसमें एक प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री से उनकी चीजें पूछनी पड़ती है। और लेटर स्टेज में मुझे पता चला कि उनका फोबिया, यहाँ तक उन्होंने इतने ईयर्स से उस चीज को प्रोग्रेस किया था, और प्रोसेसिंग जो थी उसकी बहुत पहले से चल रही थी, और अनप्रोसेस करने के लिए बहुत युक्तिपूर्वक उनका इलाज करना पड़ेगा। तो उसमें उनकी टोटल जो साइकोथेरेपी का जो पूरा ट्रीटमेंट प्लान बना, उनका इसी अकॉर्डिंग बना। उन्हें क्लोज्ड स्पेस यानी क्लॉस्ट्रोफोबिया था पेशेंट को। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को एक्रोफोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया, मतलब कि पानी से भी डर लगता है। तो ये सब सभी मानसिक बीमारियों के अंदर आ जाती है चीजें। तो और काफी जैसे कि IBS इरिटेबल बॉल सिंड्रोम हो गया, ये भी एक लेवल पे साइकोलॉजिकल लेवल पे जब चली जाती है तो पेशेंट बहुत ज्यादा तकलीफ में रहता है, और वो इनफैक्ट बताने से भी डरता है कि एक्चुअली में वो इन सब चीजों को फेस कर रहा होता है। तो इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग विद मेडिसिन। एक्चुअली क्या है, मेडिसिन कह लो या रसायन, एक्चुअली इसके हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं रीजेनरेशन थेरेपी, ये भी एक अंग है आयुर्वेद का। तो जो 8 अंग मैंने बोले थे उसमें रसायन एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है आयुर्वेद का, जिसके थ्रू हम लोग सत्वाजे चिकित्सा और मतलब सत्वाजे मतलब वही जो साइकोथेरेपी है उसके थ्रू हम लोग इलाज करते हैं बेसिकली मानसिक रोगों में। जी, तो डिप्रेशन और एंजाइटी का इलाज आयुर्वेद में है। जी। अब्दुल कादिर कहते हैं मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। अब्दुल कादिर जी, हमें लगता है कि आपके प्रश्न को, हाँ, आपका इनका प्रश्न पीछे छूट गया था। ये कहते हैं कि दमा से बहुत परेशान है, गर्मी में ज्यादा परेशानी होती है, दमा से परेशान है। ओके, अस्थमा से। जी, अस्थमा को अगर हम लोग देखें तो श्वास प्रश्वास यानी कि जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर अस्थमा आता है। और इसका एग्रीवेटिंग फैक्टर, हाँ, गर्मी या फिर जो सीजन बदलता है तो उसमें इनका एग्रीवेशन यानी ये बढ़ जाता है ये। और तो इसके लिए आयुर्वेदा में है बहुत सारी मेडिसिन ऐसी जो अस्थमा को ठीक कर सके, जैसे अलग अलग सितोपलादी हो गया, ये सब कुछ मेडिसिन के योग ऐसे बताए गए हैं जिनके थ्रू जो भी श्वास या फिर जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं श्वास का, इन सब एक रोगों को ठीक किया जा सकता है। और साथ में उनके पथ्य सेवन, एक्चुअली क्या है, आहारज भी, क्योंकि एक डिजीज सिर्फ आहार की वजह से नहीं हो रही है, आपके विहार की भी वजह से हो रही है। उसका अगर हम लोग कारण देखें तो 3-4 ब्रॉड कैटेगरी में बढ़ जाता है। वो आहार हो गया, विहार हो गया और मानसिक कारण। तो ये तीनों का जब हम लोग ठीक तरीके से समझ के ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत लाभकारी है, और अस्थमा का है, बिल्कुल है ट्रीटमेंट आयुर्वेद में। जी, राहुल सुमन कहते हैं किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट के लिए कुछ बताएं। किडनी में जो स्टोन है उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या 5 mm किडनी स्टोन आयुर्वेदिक मेडिसिन से डिजॉल्व हो जाएगा? अगर हाँ तो कौन सा मेडिसिन है किडनी स्टोन के लिए? राहुल सुमन पूछ रहे हैं। बेसिकली किडनी स्टोन की जब बात आती है, हमें लगता है, 1 मिनट, हमें लगता है कि मोहम्मद अफाक अंसारी जी का भी शायद मिलता जुलता ही सवाल है, या हमें लगता है कि एक जवाब में आयुर्वेद में गैस और पथरी का क्या सफल इलाज है क्या? हाँ। तो हमें लगता है कि पथरी भी वही किडनी स्टोन है, हाँ, आयुर्वेद गैस। तो ये इनका राहुल सुमन का हम मूल सवाल लेते हैं कि किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट के लिए कुछ बताएं। क्या 5 mm किडनी स्टोन आयुर्वेदिक मेडिसिन से डिजॉल्व हो सकता है? अगर हाँ, जी देखिए, तो ये मैं यहाँ गैस्ट्रिक डिसऑर्डर से स्टार्ट करती हूँ। तो बेसिकली ये किनका क्वेश्चन है? ये गैस और पथरी का तो मोहम्मद अफाक अंसारी। तो ये जो है, इसमें हम लोग जो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं वो इस तरीके का है। पहले हम लोग पूरी बॉडी को निराम अवस्था यानी जो आम की उत्पत्ति हुई है उसको कम करते हैं, क्योंकि तभी मेडिसिन काम करेगी। जब तक पूरे बॉडी का डिटॉक्स यानी कि जब तक पूरे बॉडी को हम उस लायक नहीं बनाएंगे कि वो मेडिसिन को पूरा सेल्यूलर मतलब कि पूरी बॉडी एडेप्ट ना कर सके, मतलब कर ले अच्छी तरीके से मेडिसिन को, कोई बैरियर ना आए बीच में, ठीक है। तो इस चीज को कम करने के लिए पहले
जैसे बहुत सारे ऐसे योग कहे गए, जैसे कि अजमुदादी चूर्ण हो गया, मतलब निराम अवस्था में पहले लाना है इस चीज को। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के तो आई थिंक कि कॉम्बिनेशंस में भी हम लोग देते हैं मेडिसिन, जैसे ये पथरी वाला है ना, तो इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे जैसे पाषाण भेद वगैरह बताए गए। इनफैक्ट पथरी वाले पेशेंट को डेली जो कुल्थी होती है, कुल्थी का दाल जी कुल्थी का दाल अपनी मम्मी को है, इनके जिनको भी है, कुल्थी का दाल डेली बोलिए पीने मतलब डाइट में लेने के लिए। ये एक बहुत अच्छी मतलब स्टोन ब्रेक में बहुत अच्छा काम करती है ये कुल्थी की दाल। और साथ में बहुत सारे आयुर्वेदा में ऐसे योग बताए गए हैं कि जैसे पाषाण भेद हो गया, या फिर ऐसी इसमें जो ट्रीटमेंट हम लोग प्लान करते हैं वो ऐसा कि ताकि जो इसका जो पैथोजेनेसिस होता है बेसिकली, इसमें क्या किडनीज कर रही होती है, यूरिन रिटेंशन हो जाता है इसमें, ठीक है। तो यूरिन रिटेंशन की वजह से बेसिकली ये हो रहा होता है। तो जब हम लोग डायूरेसिस स्टार्ट करते हैं बेसिकली, तो तब जाकर के ये अपने आप डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। तो जी आयुर्वेद में है इसका, और गैस्ट्रिक का भी, जैसे इन सबों का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में। एम के मसाल सर लिख रहे हैं, कैसी हो गरिमा? शिक्षक रहे हैं? जी जी, ये हमारे शिक्षक रहे थे। हाँ, जी, पूछ रहे हैं कैसी हो। ये भी लाइव में जुड़े रहते हैं, अभी बाहर हैं, मतलब मधेपुरा में नहीं अब रह रहे हैं, लेकिन वहां से एमटी लाइव को लगभग रोज ही देखते रहे। मिथिलेश वश कह रहे हैं, राकेश भैया जरा ब्लड प्रेशर पर डिटेल्स लेने की भी कोशिश कीजिएगा। ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ी जानकारी शॉर्ट में देखिए जी। क्या इसका बेसिकली उच्च रक्तचाप जब हम लोग ये बोलते हैं, ये एक बहुत लाइव, ये पहले एक्चुअल में जब संहिता हम लोग पढ़ते हैं तो इसका कहीं उल्लेख ही नहीं आया है। क्यों? क्योंकि ये तब था ही नहीं। इसका बेसिक रीजन मतलब शुरू में नहीं था, बहुत पहले आदिकाल में ये नहीं था, क्योंकि तभी लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं था। लोभ की भी जब एक उत्पत्ति क्रम देखते हैं, ना स्ट्रेस था ना किसी प्रकार का लोभ था। तो इसमें बहुत सारे एज अ कॉम्प्लिकेशन भी होता है अलग अलग डिजीज का। तो इसके लिए बेसिकली अश्वगंधा जो मेडिसिन है बहुत अच्छा, मतलब स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन अगर है पेशेंट में, तो आयुर्वेद से अच्छा और कोई उपाय नहीं है उसके लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जैसे अश्वगंधा, सर्वगंधा, ये सब बहुत अच्छा काम करती हैं उच्च रक्तचाप में। तो स्ट्रेस मतलब जो साइकोथेरेपी है वो यहाँ भी काम करेगी स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। लेकिन हमें लगता है कि साथ साथ स्ट्रेस भी कम करने की जरूरत जरूर है जी, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब मेडिसिन ले रहे होते हैं पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि स्ट्रेस मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी डिजीज का। जी, मतलब स्ट्रेस को कम करें। बहुत अधिक हमें लगता है भाग दौड़, या फिर बहुत हमें लगता है कि जिंदगी में बहुत सारी चाहत, बहुत जो इच्छा होती है, ये कर लें, वो कर लें, ये भी करें, वो भी करें, दुनिया में सब कुछ हम ही को मिल जाए। हमें लगता है कि ये भी एक जो नेचर है लोगों का, ये भी स्ट्रेस में लोगों को डालती है। इससे थोड़ा सा हमें लगता है परहेज करने की जरूरत है। जी, विवेक बिट्टू कहते हैं बधाई हो। शुभम रॉय कहते हैं आयुर्वेद में त्रिगुणात्मक गुण का क्या महत्व है आज के दौर में? जी जी, बहुत एक्चुअली त्रिगुणात्मक गुण जो बताया गया है उसमें सत्व रज तम को बताया गया है। तो जब हम लोग ये मानसिक, एक्चुअली क्या है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ जो हिपोक्रेटिस ने दिया था, उसको 12th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये चीज। तो तब मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि ये क्या गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ है। जब मैं आयुर्वेद में गई तब मैं जानी एक्चुअल में ये जो त्रिदोष हैं ये अपना कार्य कर रहे हैं बॉडी में बहुत तरह से, यानी वात पित्त कफ के भी भेद किए गए हैं और वो अपना अपना एक कार्य निभा रहे हैं। तो वो तो है शारीरिक दोष। ये जो त्रिगुण है बेसिकली, ये सत्व रज तम, ये मानसिक गुणों के अंदर आ जाता है। तो जो सत्व होता है वो नॉन पैथोजेनिक होता है, यानी कि सत्व गुण अगर आप में ज्यादा है तो आपको नींद भी प्रॉपर आएगी, ठीक है। अगर तामस गुण ज्यादा है तो नींद ज्यादा आएगी। तो देखिए कहाँ से कोरिलेशन निकल रहा है इस चीज का। तो त्रिगुण का जो कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, और यानी राजस गुण और तामस गुण ये दोनों जो है ये पैथोजेनिक है और सत्व गुण पैथोजेनिक नहीं है। यहाँ तक कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम में भी इन तीनों का बहुत अच्छा, यानी कि वैकारिक तेजस भूतादि होते हैं ये तीनों। सृष्टि उत्पत्ति में भी इनका बहुत अच्छा कर्म है। सेंसेस, हमारे सेंस ऑर्गन्स इन्हीं से निकलते हैं, और हमारी बॉडी जो मेडअप है पंच महाभूतों का कॉन्सेप्ट ये भी इन्हीं तीनों से मेडअप है। विवेक कुमार विवेक लिखते हैं NAS संबंधित का सफल हो सकता है। मैं थोड़ी समझने में हमें दिक्कत हो रही है मुझे भी कि NAS क्या। विवेक बिट्टू लिखते हैं गुड। गरिमा उर्वेशा लिखती है डॉक्टर गरिमा को गरिमा उर्वेशा का नमस्कार, और मुस्कुरा भी रही हैं गरिमा जी। जी,
मुरारी सिंह लिखते हैं, राकेश सर क्लिनिक कहाँ है गरिमा मैम का? गरिमा मैम का कोई अभी क्लिनिक, चूंकि लगातार ये अभी इंटर्नशिप में ही है, लेकिन इनके पिता डॉक्टर राजेश कुमार सिंह का बेहतरीन क्लिनिक सिंहेश्वर में है, निदान आयुर्वेदा। और हमें लगता है कि आप जब तक हैं, डॉक्टर गरिमा से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, जब तक हैं आप, अगर हमारे दर्शक थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं तो आप भी वहां 1 आध घंटे का समय इधर जब तक हैं मधेपुरा में तब तक समय दें, तो हमें लगता है कि कुछ लोगों को और जो आपसे भी दिखवाना चाहते हैं। कुमार धीरज कह रहे हैं, राकेश सर कैसे हैं? जी बहुत अच्छे हैं धीरज जी। हम और आते हैं, हेम्ब्रम अरविंद कहते हैं स्नीजिंग 10 ईयर्स से है, क्या इसका इलाज संभव है? स्नीजिंग एक तो इसके लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि इनको जैसे कितने लोगों को ऐसा होता है कि धूप में जाते ही बहुत ज्यादा छींकें आने लग जाती है, ठीक है, और कितने लोगों को ऐसा होता है कि धूप में जाते ही स्नीजिंग के साथ साथ हेडेक भी होने लग जाता है। तो अगर उन्हें हेडेक हो रहा है स्नीजिंग के साथ साथ, या फिर धूप में जाने के बाद स्नीजिंग हो रही है, तो ये एक सिरो रोग के अंदर आ जाता है ये चीज। तो पहली चीज तो इसमें मतलब जो भी ऐसी चीजों का जो कि बहुत तीक्ष्ण शार्प चीजें हों, जैसे कि खाने में उसका ज्यादा तली हुई चीजें या फिर तीखी चीजें, चीजें, क्योंकि एक तरह का प्रतिशाय जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये आ जाता है कि सन के, यानी कि अगर सूर्य में जा रहे हैं, ज्यादा एक्सपोजर है, तो उस केस में बहुत ज्यादा स्नीजिंग होती है। या फिर कुछ ऑक्यूपेशनल भी तो होते हैं, किन्हीं का होता है कि ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर वाले चीज में भी अगर काम कर रहे हैं, या फिर बहुत जी अलग अलग रीजन हो सकते हैं इसके। शुभम रॉय कहते हैं आई अप्रिशिएट गरिमा जी, इन्होंने सवाल पूछा था। और उसके बाद विकास राज कहते हैं डॉक्टर गरिमा को नमस्कार, डायबिटीज के बारे में कुछ बताएं। हमें लगता है डायबिटीज के बारे में आप शायद बता चुकी है विकास राज जी। जब लाइव को बैक करके खत्म होने के बाद अभी कहें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है महत्वपूर्ण चीजें इस लाइव के दौरान आ सकती हैं और आप भी अपने सवाल कर सकते हैं, इसलिए लाइव खत्म होने के बाद आप जब इसे पूरा सुनेंगे तो हमें लगता है कि डायबिटीज के बारे में भी ढेर सारी जानकारी आपको जरूर इससे मिल जाएगी। बम कहते हैं एंजाइटी का इसमें ट्रीटमेंट है, एंजाइटी का वो? जी बिल्कुल है ट्रीटमेंट। और इस चीज के लिए पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एंजाइटी है किस वजह से। जी बिल्कुल आपकी चिंता के क्या कारण है, आखिर क्यों आप परेशान और कब से है ये, और किस चीजों की वजह से ये ज्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि किसी एक चीज के बारे में हम बहुत सोच रहे होते हैं, तो हमारे पूरे न्यूरोट्रांसमीटर्स उसी तरफ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर तो उस चीज के लिए ट्रीटमेंट प्लान तभी डिसाइड हो पाएगा जब पता चले कि किस स्पेसिफिक चीज से वो एग्रीवेट हो रहा है वो। तो एंजाइटी किस चीज से, पहले ये तो लिखिए जी। बम जी एंजाइटी किस वजह से है, किस चीज से है, ये भी हमें, क्योंकि आयुर्वेदा में एक्चुअली ट्रीटमेंट जो है 3 तरीके से होता है। एक तो युक्ति व्यपाश्रित चिकित्सा उसमें बताई गई, जिसमें संशोधन यानी कि जो पंचकर्म के थ्रू हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं वो आता है। सेकेंड उसमें संसमन चिकित्सा आती है, यानी मेडिसिन के थ्रू जो हम लोग करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट मॉडलिटी आप देख सकते हो कि संशोधन यानी डिटॉक्सिफिकेशन, और उसके बाद मेडिसिन के द्वारा, और दूसरा आता है दैवी विपाश्रय। इनफैक्ट बहुत सारे चीजों को, जैसे कि ये कहा जाता है कि हाथ में ये अंगूठी पहनना, ये सब प्रभाव है और एक्चुअल में ये काम करती है। क्योंकि जब हम लोग ये भी देखते हैं एस्ट्रोनॉमी, तो उसमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में ये उल्लेख है कि इस पर्सन को एट इस स्पेसिफिक स्पैन ऑफ लाइफ ये डिजीज इफेक्ट करेगी, यानी कि उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर उस समय में आने हैं उसके अंदर। तो ये जब हम लोग जान लेते हैं तो दैवी विपाश्रय चिकित्सा के अंदर ये चीज पूरी आ जाती है। और थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग मानसिक रोगों में, चाहे वो उन्माद, अपस्मार, ऐसे तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है आयुर्वेदा में, और इसके एम्स भी बताए गए कि क्या एम है इस चीज का। तो सत्वाज्य चिकित्सा यानी साइकोथेरेपी के थ्रू उस चीज को ठीक करते हैं, अलोंग विद रीजेनरेशन थेरेपी। यानी कि अगर कोई ऐसा होता है स्टूडेंट जिसको कंसंट्रेशन लैक होती है, या फिर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है, एंग्जाइटी होती है, तो उस केस में बहुत अच्छे रसायन बताए गए, मेध्य रसायन बताए गए हैं, जैसे शंख पुष्पी हो गई, गुडूची जो अमृता कहा जाता है इसको आयुर्वेद में, गिलोय जैसे हम लोग कहते हैं, ये बहुत अच्छी रिजोनोवेटर है हमारी बॉडी की। और मुलेठी जिसे हम लोग कहते हैं, मधुयष्टि, ये बहुत रिजोनोवेशन थेरेपी के लिए बहुत अच्छी है। और साथ में शंख पुष्पी, ये ब्राह्मणी हो गई, बचा हो गई, ये सब बहुत अच्छे मेध्य रसायन के अंडर आते हैं जो आपकी एंग्जाइटी, और साथ में काउंसलिंग तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ट्रीटमेंट का एंग्जाइटी, स्ट्रेस, या फिर स्ट्रेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम लेटर स्टेज में जाके साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स का रूप ले लेते हैं, इन सबों का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट प्लान है आयुर्वेद में। जी, ढेर सारी टिप्पणियां आ रही हैं, ढेर सारे सवाल
सवाल हैं, हम बीच बीच में जो मूल सवाल छूट न जाएं, जो जानकारी हमें चाहिए, जो जानकारी सबों के लिए जरूरी है। हम एक चीज जानना चाहेंगे डॉक्टर गरिमा आपसे कि एक दो शब्द काफी प्रचलित इन दिनों जो है, एक है डिटॉक्सिफिकेशन और दूसरा है पंचकर्म। ये आयुर्वेद से रिलेटेड शब्द है, तो क्या है ये शब्द और क्या इनका क्या महत्व है इन शब्दों का? जी, बेसिकली इसे हम लोग पंचकर्म कहते हैं। तो पंचकर्म के अंदर जैसे कुछ ऐसे मतलब 3 स्टेप्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एक तो जैसे सर्जिकल भी अगर इंटरवेंशन कोई हो रहा होता है, जैसे प्री ऑप्ट होता है, ऑप्ट होता है एंड पोस्ट ऑप्ट होता है, उसी तरीके से इसमें भी विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट हम लोग क्या करते हैं कि पहले स्नेहन स्वेदन, यानी कि पहले बॉडी को हम लोग इस लायक कर रहे हैं कि सारे दोष मतलब जो डिजीज कॉजिंग एक्चुअल में टॉक्सिन्स है वो इकट्ठे हो जाए, और वहां से निकटतम द्वार से, चाहे वो इसमें पूरा जैसे वमन, विरेचन, ये सब थेरेपीज आती है इसमें, इमेसिस हो गया, परगेशन, ये सब थेरेपी है इसमें। उसके द्वारा फिर उसको अलग अलग सीजन में भी अलग अलग दोष के अकॉर्डिंग इसे बताया गया। जैसे शरद ऋतु में कहा गया कि विरेचन हित करे, क्योंकि उस समय जो पित्त दोष है, यानी जो पित्त की वजह से जो विकार हो रहे हैं, जैसा वो सन की वजह से जिनको स्नीजिंग हो रही थी, वो इस सीजन में ज्यादा, जब भी ऐसा कोई हॉट कंडीशन आएगी तो आपके बॉडी की एक सिंपल सी बात है, सिंप्लीफाई वे में अगर मैं समझाऊं कि 3 फैक्टर्स हैं हमारे बॉडी में, वो अपना अपना कार्य कर रही हैं। अगर वो सीजन के अकॉर्डिंग अल्टर कर रही हैं तो उन्हें हमें कैसे ठीक करना है, उसका ये पूरा पंचकर्म है। यानी कि सेलुलर लेवल पे जो ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद में वो पंचकर्म के थ्रू होता है। और साथ में जो ये मानसिक बीमारी का जो एक फैक्टर चलता है, उसमें मैं बता दूं कि एक बहुत अच्छी थेरेपी है जिसे हम लोग नस से कहते हैं, मतलब कि नेजल इंस्टिक। ये करती क्या है कि हमारे पूरे कोई भी अब तक का जो मेडिसिन का ट्रीटमेंट मॉडलिटी है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर जिसे हम लोग कहते हैं, उसे पार नहीं कर पाता है। लेकिन जब हम लोग नस्य का प्रयोग करते हैं तो वहां उसके जो MOA होता है, यानी मोड ऑफ एक्शन होता है किसी ड्रग का, उसमें ये आया है कि वो वहां मतलब एक ब्रेन लेवल तक श्रृंगाटक मर्म में जाके, यानी हमारे वाइटल जो पार्ट बताया गया है ब्रेन में, वहां तक जाके वो इफेक्ट करती है। तो जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन, ये सब के लिए बहुत कारगर है वो नस से, तो वो भी पंचकर्मा के अंदर आ रहा है। और पोस्ट ऑप में चूंकि क्या ये थेरेपी करने के बाद हमारी बॉडी की जो डाइजेस्टिव फायर होती है वो थोड़ी लो हो जाती है, तो उस चीज को ठीक करने के लिए हम लोग पोस्ट ऑप केयर, यानी कि जो संसर्जन क्रम करके एक है, वो करते हैं पेशेंट का। और इससे बेसिकली हम लोग अपनी बॉडी को इस लाइफ में प्रिवेंट कर रहे हैं डिजीजेस को। ये एक हेल्दी पर्सन एज वेल एज डिजीज्ड पर्सन दोनों के लिए बताया गया है, यानी कि ये एक पूरा देखा जाए कि सबों के लिए बताया गया है ट्रीटमेंट ये, और काफी आजकल है भी। तो इसमें जैसे कि आयुर्वेद में एक बात आती है कि रोग और रोगी की परीक्षा मतलब कैसे की जाती है, क्या इसके तरीके क्या होते हैं? इसमें जैसे कि रोगी की परीक्षा अगर हम लोग कह लें तो ऐसा देखा जाता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन ऐसा, तो बेसिकली आयुर्वेद में सब कुछ है, इसे एक्चुअल में सिंप्लीफाई नहीं किया गया है। और सिंप्लीफाई अब आज जब नए नए जीनियसेस जुड़ रहे हैं आयुर्वेद के साथ, तब इन चीजों को सिंप्लीफाई किया जा रहा है कि एक्चुअल में ये चीजें थी। क्योंकि जब हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट एंड एग्जामिनेशन ऑफ डिजीज, यानी कि जो रोग की परीक्षा यानी रोगी की परीक्षा, दोनों की अलग अलग बताई गई है। जैसे कि जब हम लोग रोग की परीक्षा करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है रोगों का कारण, बिल्कुल, और रोगों के कारण में क्या आहार आप ले रहे हो, क्या विहार ले रहे हो, और क्या मानसिक, जो कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जिनका आज बहुत बार उल्लेख किया गया है, इसके ये भी शारीरिक व्याधियों को की उत्पत्ति में कारण माना जाता है, और शारीरिक भी मानसिक। तो यहाँ पर एक वाइस वर्सा वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि दोनों चीजें होती है। कारण के बाद हम लोग आ जाते हैं कि क्या उसके पूर्व रूप, यानी कि जो प्रोडोनल सिम्टम्स होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये पता कर लेते हैं कि मतलब ये रोग जो है साध्य है या नहीं साध्य, वो आता है कॉन्सेप्ट। फिर लक्षण, और लक्षण में भी इनफैक्ट अलग अलग दोषों यानी और अलग अलग, यानी कि अलग अलग जो टाइप्स बताए गए हैं। अगर हम लोग ऐसे कहीं गूगल पे लिख दो कि ये डिजीज है तो वो डायरेक्ट लिखाता है इसका कारण ज्ञात नहीं है, पर आयुर्वेद में इसका कारण ज्ञात है, और कारण ही ज्ञात होगा तभी तो चिकित्सा होगी। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आयुर्वेद एक पर्सनलाइज्ड यानी इंडिविजुअल मेडिसिन कॉन्सेप्ट है, जो बहुत अच्छा अप्रोच है, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग है, हर एक बॉडी में
अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अगर नॉर्मल देखा जाए हर कुछ, यानी कि अगर अलग अलग बॉडी है तो अलग अलग ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी होने चाहिए। सेम नहीं कि अगर दो लोगों को सेम डिजीज है तो सेम ही दवाई दे देंगे, तो वो नहीं कारगर करती है, और ये चीज देखा रेसिस्टेंट कर देती है बॉडी। बाद में एक बीमारी दूसरे बीमारी का हेतु बन जाता है, कारण बन जाता है। अब इस चीज को आयुर्वेद में हम लोग निदान अर्थ कर रोग कहते हैं। अब इस चीज को विघटित करने के लिए आयुर्वेद से अच्छी और चिकित्सा पद्धति, मैंने तो 6-7 सालों से मैं हूँ एक्चुअली, क्या 4th जनरेशन वैद्य हूँ मैं। हम बिल्कुल परिवार में चौथा जनरेशन ये है तो जो आयुर्वेद के दादाजी भी डॉक्टर थे, या उनसे आगे भी पहले भी पूरा परिवार रहा है आयुर्वेद में डॉक्टर, और बड़े नाम हैं परिवार में जो भी हैं उनके आयुर्वेद के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हैं, ढेर सारे अवार्ड विनर भी हैं परिवार में, पिता भी कई पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। तो इसलिए आयुर्वेद चिकित्सा पर पूरी तरह से जी। तो रोग परीक्षण में फिर उसके बाद रूप के बाद फिर किस तरह से उसका जो चिकित्सा सिद्धांत है वो चीज डिसाइड होता है, और साथ में रोगी परीक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आजकल हम लोग कहते हैं कि किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एग्जामिनेशन, एक फुल मेडिकल हिस्ट्री बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए अलग अलग जैसे थ्री फोल्ड डायग्नोसिस का भी बताया गया है कि जिसमें हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया या फिर क्वेश्चंस के द्वारा एक पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हर एक सिस्टम वाइज क्वेश्चंस रहते हैं। और फिर उसके बाद 8 फोल्ड, यहाँ तक कि नाड़ी पल्स डायग्नोसिस का अगर मैं बताऊं कि पहले के वैद्य पल्स डायग्नोसिस में इतने अच्छे थे, और आज भी अगर हम लोग जो नाड़ी विज्ञान है वो पढ़ते तो वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा इलेबोरेट है। बिल्कुल पहले के डॉक्टर के बारे में तो ये भी कहा जाता था कि पहले हाथ पकड़ते थे, वो उसको पल्स को देखते थे और फिर बीमारी भी बता देते थे कि क्या बीमारी है। क्योंकि उसमें क्या कैटेगराइजेशन की बात, पित्त कफ, ये त्रिदोष है, उनका बताया गया कि इसमें ऐसा पल्स होगा, इसमें ऐसा पल्स होगा। तो ये सब तो विज्ञान ही है, कैसे वो लोग जान जाते थे, ये सब साइंस है। और तो योग रत्नाकर में भी इनफैक्ट, यानी सारंगधर संहिता में भी अगर हम लोग देखें, जो 13th सेंचुरी की टेक्स्ट है, उसमें भी पल्स डायग्नोसिस का बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है। वो तो इतने बड़े साइंटिस्ट थे जो हमारे बॉडी के सेलुलर मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच चुके थे। भस्म जो वो बनाते थे पहले के, वो एक कितना उनका अभी जब मेजरमेंट निकला तो वो बिल्कुल नैनोमीटर्स में निकल गया वो मेजरमेंट की, इतनी छोटी इकाई, मतलब उनको इनफैक्ट हमारे बॉडी में किस तरह की मेडिसिन हमारी बॉडी रेसिस्ट नहीं करेगी इस बारे में पता था। और आज भी वो चीज है, बस थोड़ी रिफाइन, थोड़ी सिंप्लीफाई करने की जरूरत है चीजों को। जैसे मैं समझा रही हूँ कि रोग परीक्षा ऐसे होता है और रोगी परीक्षा इस तरीके से होती है, और रोगी परीक्षा में भी 10 फोल्ड भी कितने आचार्यों ने बताया है। और बुक्स भी अगर हम लोग टेक्स्ट देखें, जिनको भी आयुर्वेदा में यूजी करनी हो, तो उनके लिए इतना अच्छा कि फर्स्ट ईयर में क्या पूरा बेसिक प्रिंसिपल रहता है, सेकेंड ईयर से पूरा फुल आयुर्वेद रहती है, जिसमें अलग अलग जैसे चरक संहिता हो गई, सुश्रुत संहिता, इन सबों में बहुत साइंटिफिकली तौर से बताया गया है। यानी चरक संहिता में अगर आप कास्ट औषधि यानी कि कोई ऐसी मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हो जो कि हमारी बॉडी से रिलेटेड है और सर्जिकल नहीं है, तो वो चरक संहिता में। और सुश्रुत में यानी शल्य, सुश्रुत जो थे फादर ऑफ सर्जरी थे, तो उसका पूरा कारण बताया गया एक साइंटिफिक तरीके से, फिर उसका पूरा ट्रीटमेंट प्लान बताया गया अच्छी तरीके से। और फिर लेटर स्टेज में अगर कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, इनफैक्ट पंचकर्म में भी जो हम लोग डिटॉक्सिफाई करते हैं, लेटर स्टेज में जो कॉम्प्लिकेशन, मतलब लेटर स्टेज में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है होने पर भी उसकी भी चिकित्सा बताई गई है। तो मतलब उपद्रवों की भी चिकित्सा, कॉम्प्लिकेशन की चिकित्सा है आयुर्वेद में। बिल्कुल। अभी एक बात आई और इस बीच में एक जो सामान्य सा प्रश्न आता है कि शल्य चिकित्सा या सर्जरी, तो ये आयुर्वेद में किन किन चीजों की सर्जरी होती है और कैसे ये सर्जरी होती है? जी, तो आयुर्वेदा में ऐसे तो शल्य चिकित्सा अगर देखा जाए तो सुश्रुत में इतने अच्छे से यंत्र, यानी जो भी हम लोग अभी भी जो फॉर्सेप्स हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, अगर इसका आप देखो तो सुश्रुत के यानी यंत्र शस्त्र अध्याय में बहुत अच्छे तरीके से इसका उल्लेख मिलता है। और साथ में हम लोग ऐसी सर्जरी देखी जाती है कि जैसे फिस्टूला या रैक्टल प्रोलैप्स, 4 डिग्री रैक्टल प्रोलैप्स तक के पेशेंट्स ठीक होते हैं आयुर्वेदा में। और मैं इसमें एलिब्रेट करूंगी फिस्टूला का केस, जो भगंदर होता है। एक्चुअली उसमें क्या जैसे पाइल्स होता है, तो पाइल्स में भी ब्लीडिंग पाइल्स और नॉन ब्लीडिंग दोनों का ही अच्छा ट्रीटमेंट, और साथ में फिस्टूला, क्योंकि फिस्टूला एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एनोरेक्टल में अगर हम लोग देखें, जिसकी सर्जरी आयुर्वेद में बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, बहुत अच्छा है। क्योंकि उसमें क्या हम लोग एक तो क्षार सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम लोग एक सर्जिकल लिनन 20, इनफैक्ट फिस्टूलास के आई थिंक हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग में
बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जो कॉम्प्लिकेटेड भी थे, तो उसमें हम लोग सर्जिकल लिनन 20 का यूज करते हैं, और उसमें फिर जैसे थर्मल कॉटराइजेशन और जो केमिकल कॉटराइजेशन की बात आती है, क्षार कर्म एंड अग्निकर्म, इसका पूरा प्रयोग उसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ करते हैं, और उसमें फिर उसका धागा भी करीबन 5-10 डेज में प्रॉपर ड्रेसिंग उसकी होती है, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत अच्छे वुंड हीलर्स भी बताए गए, जैसे जात्यादि तेल है, वो आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा वुंड हीलर है, तो उसका भी यूज हम लोग उसमें करते हैं प्रेशर इफेक्ट के साथ। उसको फिर वो अपने आप वो जो ट्रैक्ट है ना, उसके जितने भी डेड टिश्यूज हैं वो वहां से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी सर्जरी, इनफैक्ट एब्सेस का भी आयुर्वेद के सल्ले में बहुत अच्छा वो है, ट्रीटमेंट प्लान है, चाहे वो पायोजेनिक हो या जो भी बैक्टीरिया की वजह से जो भी एब्सेस होते हैं, उसमें बहुत अच्छा है। ढेर सारी टिप्पणियां आ रही हैं, ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, और हमें लगता है कि जिस तरह से डॉक्टर गरिमा सिंह बता रही हैं, उस तरह से एक आप भी भरोसा कर सकते हैं कि आयुर्वेद एक बेहतर चिकित्सा पद्धति है, एक सुरक्षित चिकित्सा पद्धति है, और बहुत सारी बीमारियों का एक परमानेंट सॉल्यूशन किसे इन्होंने बताते बताते एक शब्द इन्हें हिपोक्रेट्स या किन्हीं की चर्चा की थी एक, और आप जब देखेंगे तो हमें लगता है फादर ऑफ मेडिसिन भी उन्हीं को कहा जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन भी जो थे वो भी आयुर्वेद से ही, अभी भी फादर ऑफ मेडिसिन उन्हें ही माना जाता है। उन्होंने आयुर्वेदिक प्रिंसिपल दिया है हेल्थ का, आयुर्वेदिक, जो कि पुनर्वसु, आत्रेय, इन सबों ने दिया था। तो यानी जो मूल चिकित्सा अगर हम लोग कहें, जब से ये ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मानव सभ्यता जब से है, तब से ये चिकित्सा पद्धति जो है पद्धति है, और वही फादर ऑफ मेडिसिन अभी तक माने जाते हैं। मतलब मेडिसिन के जन्मदाता एक तरह से कहें तो ये चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता थे। हम कुछ सवाल लेते हैं आप लोगों के। मोहम्मद अफाक अंसारी साहब कहते हैं, सोकर उठने के बाद पूरे मांसपेशियों में दर्द होता है, भारीपन महसूस होता है, पेशाब भी फ्रेश नहीं होता, इसके लिए सावधानी और इलाज बताएं। सोकर उठने के बाद मांसपेशी में दर्द होता है, भारीपन होता है। जी, बेसिकली क्या होता है कि जो ये मसल्स हमारी होती है, ये सो के उठने मतलब हर डेली दिन का होता है इनको। हाँ, ये तो लग रहा है कि अफाक अंसारी साहब के सवाल से लग रहा है कि सोकर उठने के बाद पूरे मांसपेशियों में दर्द होता है, भारीपन महसूस होता है। हमें लगता है कि ओके। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि कभी कभी इसके लिए यूरिक एसिड पैरामीटर भी आपको जांच कराना पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गाउट के भी केस में ऐसा देखा जाता है कि यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाती है, वो एक्चुअली यूरिन एक्सक्रीट नहीं कर पाता है, तो उस वजह से यूरिक एसिड जब बढ़ जाती है तो हमारे मसल्स, मतलब जो एक्टिन, मायोसिन, ये सब प्रोटीन्स होते हैं, इनको इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो इस वजह से और भी बहुत सारी डिजीजेज है जिसमें मस्कुलोस्केलेटल पेन पाया जाता है, तो उन सब की फाइनल इनको प्रॉपर डायग्नोसिस की है जरूरत, क्योंकि इनका मतलब दिखाने की और प्रॉपर डायग्नोसिस होने की जरूरत है। सावधानी फिलहाल क्या बढ़ते हैं? सावधानी अभी एक्चुअली अगर हर जगह की मसल्स, एक्चुअली क्या होता है, अगर घुटनों के नीचे की मसल्स दर्द करे या ऐसा, तो उसमें ये कहा जाता है कि मूरी वेना का तेल आता है, वो सबसे डेली मालिश करने के लिए और ऐसे। लेकिन एक प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत जरूरत है, क्योंकि ये तो आपके एज अ फैक्टर जो बहुत सालों से प्रोसेस हो रहा होगा, उसके बाद हुआ ये मस्कुलोस्केलेटल पेन। ये तुरंत के स्टेज में नहीं हो जाता है, ये एक तरह से टॉक्सिन्स इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जमा हो रहा है बहुत दिनों से। जैसे घड़े में पानी होता है, वो भरे जा रहा है, तो लेटर स्टेज में वो वहां से अलग ही हटेगा। जी। राम लखन कुमार कह रहे हैं किडनी में स्टोन हो जाने का, किडनी में स्टोन पर चर्चा हमें लगता है कि हो चुकी है। कुणाल झा कहते हैं एलर्जी मोस्टली रीजन होता है स्नीजिंग का। अच्छा, स्नीजिंग के बारे में वो बता रहे हैं। सीतोपलादी चूर्ण एंड त्रिकटु चूर्ण मिलकर सेवन करें, ये कह रहे हैं। ये स्नीजिंग तो सीतोपलादी और त्रिकटु हर केस में क्योंकि आपके पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको स्नीजिंग हो क्यों रही है, इसमें किन किन दोषों का है इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद ही आप बता सकते हो कि सीतोपलादी, क्योंकि सीतोपलादी जो है राजेश में ट्यूबरक्यूलोसिस जो ट्रीटमेंट हम लोग आयुर्वेद में करते हैं, उसके रोग अधिकार में सीतोपलादी दिया गया है, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से आचार्य चरक ने लिखा है कि हमें दालचीनी इतना मिलाने, बहुत अच्छा उसका प्रॉपर कंटेंट है सीतोपलादी का। और त्रिकटु में क्या शुंठी, मरीच और पिपली होते हैं, 3 कंटेंट्स होते हैं। अगर मान लो पित्त किसी का दोष है और उसमें हम लोग त्रिकटु दे रहे हैं, तो उसमें बहुत तीक्ष्ण द्रव्य है वो, तो उस केस में ये नहीं बनेगा। वही मैंने बोला, इंडिविजुअलाइज जो कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदा का, उसमें कुछ भी ऐसे मतलब नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि मेडिसिन तो बहुत सारी है।
अगर देखा जाए वो सारे हमें लगता है कि रोग के लक्षण देखने के बाद ही कुछ जी, जी, डिसाइड जी, किया जी, सकता है। और वैसे भी कोई भी दवा हमें लगता है कि सेल्फ मेडिकेशन, हमें लगता है किसी भी चीज में, चाहे एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। जी 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 जी। विवेक कुमार विवेक लिख रहे हैं, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा है, लिख रहे हैं बाह में प्रॉब्लम या क्या लिख रहे हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर विवेक जी। अमित कुमार कह रहे हैं गुड, ऋषभ सिंह राजपूत कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, बम कह रहे हैं एंग्जाइटी में एलोपैथी मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट होता है कि नहीं? एंग्जाइटी में अगर अच्छा, एंग्जाइटी में एलोपैथी मेडिसिन से साइड इफेक्ट होता है कि नहीं? हमें लगता है कि होता है जी। बेसिकली क्या होती है, अलग अलग पैथिस की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। तो अगर हम लोग देखा जाए कि साइड इफेक्ट इन द सेंस कि अगर आप एलोपैथ, जैसे कितने लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स होता है, बिल्कुल, तो उसमें वो क्या करते हैं, अगर उनको नींद ही नहीं आ रही होती है, यानी कि बिल्कुल इंसोमिया हो गया है, तो उसमें वो मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि और वो बहुत ज्यादा फैटल होती है। हमारे अलग अलग सिस्टम्स में वो क्या इफेक्ट करती है लेटर स्टेज में, ये फिर बाद में पेशेंट खुद ही बोलते हैं आके कि हमारे ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है। फिर उनसे जब हिस्ट्री लो पूरी, तो ये पता चलता है वो स्लीपिंग मतलब मेडिसिन ले रहे थे वो इंसोमिया के केस में। तो साइड इफेक्ट्स है। विवेक कुमार विवेक लगता है कमर में ताकत नहीं लगता, उठने बैठने में परेशानी होती है। जी, इसके लिए अगर पंचकर्म वो कराना चाहें तो बहुत अच्छा। एक्चुअली क्या पंचकर्म में इसमें हम लोग करते हैं, जैसे कितनी सारी फीमेल्स ऐसी होती है जिनमें बैक पेन की बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जैसा ये बता रहे हैं। तो उसमें हम लोग पंचकर्म में भी एक मतलब बस्ती आती है, वो देते हैं। तो उसमें क्या पूरा स्नेहन के ही द्वारा होता है वो पूरा ट्रीटमेंट, तो जिसमें धानवंतर तैल और मूरी वेना, ये सब तैलों के द्वारा हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे घुटनों के दर्द में भी हम लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि विद एज क्या होता है कि जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम होते जाता है। इस वजह से जो ज्वाइंट क्रिपिटेशन से ज्वाइंट स्पेस है वो कम होता चला जाता है। इस वजह से ज्वाइंट क्रिपिटेशंस भी आने शुरू हो जाते हैं। उसमें भी जो जानू बस्ती है वो बहुत अच्छा रोल करती है इस चीज में। और साथ में मेडिसिन भी बहुत सारी हैं अच्छी, मतलब जो हमारे बेसिकली पेन के लिए तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर सर्जरी में भी देखें पेन में, तो अग्निकर्म पेन सबसाइडिंग के लिए बहुत अच्छा मानी जाती है। तो ये मॉडलिटी पर्सन टू पर्सन, हम पहले पेशेंट से ये पूछते हैं कि आपको पंचकर्म कराना है या अग्निकर्म कराना है, क्योंकि इतने सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो अग्निकर्म के लिए मना कर सकते हैं या पंचकर्म के लिए मना कर सकते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल अप्रोच के साथ कारणों से शुरू होता है और पेशेंट के द्वारा ही बोला जाता है कि मुझे ये कराना है। फिर उसके बाद वो ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर करता है दोषास के अकॉर्डिंग। इसलिए कोई भी मेडिसिन जो हम लोग ऐसे ही गूगल पे लिखते हैं कि हाँ इस चीज की मेडिसिन है और ये तो नहीं, पूरा एक्चुअली एक डायग्नोसिस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डायग्नोसिस एक स्टेप में होता है। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी आपको करना पड़ेगा, यानी कि 5 अगर रोग हैं उनमें से 3-4 को छाट के कि हाँ ये चीज है आपको प्रॉपर, तभी आप उसके अकॉर्डिंग दवाई ले पाओगे। जी। शुभम स्टालिन यादव लिखते हैं आपका क्लिनिक कहाँ है? कुणाल झा कहते हैं मैम व्हाट इज द रोल ऑफ एक्यूप्रेशर अकॉर्डिंग टू यू? एक्यूप्रेशर का क्या रोल है? एक्चुअली क्या, ये भी आयुर्वेद में बहुत अच्छा बताया गया है। ये एक्चुअली अगर मैं बोलूं कि मूल चिकित्सा पद्धति ही आयुर्वेदा है, क्योंकि पहले तो इन चीजों का कोई ये नहीं था। जब आप आयुर्वेदा नहीं पढ़ रहे होते तो आपको कॉमन चीजें लगती है। जब आयुर्वेदा आप पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो ये लेटर स्टेज में अपने आप आपको पता चलने लग जाता है कि देखो ये सारा सर्जरी का यहीं से आया था। फिर एक्यूप्रेशर का है बहुत अच्छा रोल है, पेन में भी बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर बताया गया। एक्चुअली जो अग्निकर्म वाला कॉन्सेप्ट में बोल रही थी, उसमें भी हम लोग ये जो है पेन सबसाइडिंग के लिए करते हैं और ये भी उसी चीज के लिए होता है। जी। अगला हम अगली टिप्पणी लेते हैं कि जी एम के मशाल लिख रहे हैं एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, आपको सुन रहे हैं और आप टीचर हैं। विवेक कुमार विवेक कह रहे हैं जी, इनका क्वेश्चन हो चुका है। भूषण कुमार कह रहे हैं कॉन्स्टिपेशन का परमानेंट इलाज होगा क्या? विवेक कुमार विवेक फिर कह रहे हैं जो अच्छा ट्रीटमेंट होगा वही का है इलाज आयुर्वेद में। कॉन्स्टिपेशन का ये है कि कॉन्स्टिपेशन जो है बहुत ज्यादा आप ऐसे आहार का सेवन कर रहे हो जिसमें वाटर कंटेंट नहीं है ज्यादा, या फिर आपकी कुछ बॉडी कंस्टिट्यूशन भी ऐसा होता है जिसमें कॉन्स्टिपेशन अपने आप, जैसे कि किन्हीं को बोला जाता है इसके बचपन से ही था कॉन्स्टिपेशन, ऐसा कि 8 ईयर्स के बाद ऐसे भी आपको मतलब मिले हैं पेशेंट जो ऐसा कहते हैं कि 8 ईयर्स से ही इनके कॉन्स्टिपेशन हो गया है। तो इसका क्या, तो इसके लिए बहुत अच्छी मतलब जो चूर्ण है वो बताए गए हैं। और साथ में जो
एक्चुअली क्या है, आपको मेडिसिन के टाइम का भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी बताई गई है जो खाना खाने से पूर्व लेना है, तो कितने पेशेंट्स ऐसा कर रहे होते हैं कि खाना खाने के बाद ले रहे होते हैं, तो उन्हें ये बताना पड़ता है प्रॉपरली कि खाना खाने से पहले इन मेडिसिन को लेना है। यानी जो आपका अनडाइजेस्टेड, जो आम का पाचन कराना है, चाहे वो अलग अलग पेशेंट्स में अजमुरादी चूर्ण हो गया या फिर अविपत्तिकर चूर्ण हो गया, लवन भास्कर, ये सब बताया गया पेशेंट। अब लवन भास्कर चूर्ण क्या किसी भी बीपी वाले पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत नमक, मतलब 5 तरह के लवन पड़ते हैं, तो वो कैसे, अब नेट पे तो ऐसे भी लवन भास्कर चूर्ण लिखा आ जाएगा कि हाँ ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन एज अ डॉक्टर विथ प्रॉपर हिस्ट्री, क्योंकि तभी रूल आउट हो पाएगी कि इस पेशेंट को है हाइपरटेंशन का केस, तभी हम उसे देना नहीं देना डिसाइड कर सकते हैं। जी। मुरारी सिंह लिख रहे हैं, आई वांट टू मीट द डॉक्टर टुमारो, कैन यू प्लीज टेल मी द डॉक्टर्स एड्रेस। मुकेश कुमार कहते हैं महिलाओं में जो लिकोरिया की बीमारी है उसके लिए कोई आयुर्वेद की दवाई? ये मैं बताना चाहूंगी कि फीमेल यानी गायनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आयुर्वेद बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इनफैक्ट ल्यूकेरिया, जो जिसे हम लोग श्वेत प्रदर कहते हैं, ये एक तो हार्मोनल भी होता है कि हार्मोन्स जो फीमेल्स हार्मोन होते हैं उनके अप डाउन से होता है, और साथ में इनमें बहुत ज्यादा यूज इन्हें करने बोलिए, जो चावल का जो पानी होता है, यानी जो मंड हम लोग यूज करते हैं, वो भी एक चिकित्सा, वो हर फीमेल को हर हफ्ते में लगभग 3 से 4 बार यूज करना चाहिए, वो बहुत अच्छा रहता है। और साथ में लहसुन, जो लोग लहसुन बहुत कम चावल खाते को धोने के समय जो पानी माड़ जो मंड रहता है वो, हाँ जी, तो माड़ का प्रयोग, और साथ में इसके जो चूर्ण है, पुष्यानुक चूर्ण वगैरह देते हैं हम लोग उसमें भी जो अनुपान के रूप में इसी को लिखा गया। और साथ में लहसुन का प्रयोग हर एक फीमेल को करना चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट की जो भी केसेस होती है लेटर स्टेज में विद एज, ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, यानी कि जो वातज रोग हैं उनमें लहसुन का बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत अच्छा बताया गया। तो फीमेल को अपने डाइट में स्पेशल घी, लहसुन, उसके बाद ये जो मैंने मंड बताया, इसका इन सबों का बहुत खासा प्रयोग करना चाहिए डाइट में। और बाकी मेडिसिन अगर सच में ल्यूकेरिया की है प्रॉब्लम, क्योंकि ये भी पूछा जाता है पेशेंट से कि कब हो रहा है ये, क्योंकि विद द डेज जो होता है वो हार्मोनल होता है मैटर, तो इस चीज को भी पूछ के, और बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन हैं। रमेश कुमार कह रहे हैं एक्सेलेंट। हम एक चीज जानना चाहेंगे कि मानसिक रोगों का क्या इलाज है आयुर्वेद में? मानसिक रोग, चूंकि मानसिक रोग हम समझते हैं कि ये चीज जो है बढ़ती जा रही है अभी, खास करके हाल के समय में हमें लगता है मानसिक रोग से ज्यादा ग्रसित होते जा रहे हैं लोग, इसमें आयुर्वेद में क्या इलाज? जी, मानसिक रोग एक बहुत ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जिसमें हम लोग 3 to 4 ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं शुरुआत से। अब विद एज देखा जाता है कि जैसे कि कोई ऐसा है कि किसी चीज की तैयारी कोई बच्चा कर रहा है और उसमें किसी तरह का डिप्रेशन पाया जा रहा है, या फिर जो लैक ऑफ एपैथी बोला जाता है इसको मेडिकल टर्म्स में, एपैथी यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट है किसी चीज के प्रति, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए प्रॉपर रीजेन्युएशन थेरेपी, यानी कि जो रसायन चिकित्सा है ये आयुर्वेद में, प्लस काउंसलिंग और जो हर्षण चिकित्सा मैंने बताई, वो तीनों के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं मानसिक रोग का हम लोग। जी। एक सवाल आ रहा है ऋतुराज की तरफ से, कहते हैं छोटे बच्चे में लिम्फ नोड्स बढ़ जाने का इलाज है क्या? छोटे बच्चे में लिम्फ नोड्स बेसिकली लिम्फ नोड्स तो बढ़ जाने का इन द सेंस कि किसी जैसे लिम्फ नोड्स, आई थिंक इन्होंने ल्यूकोसाइट्स का पूछा होगा, क्योंकि लिम्फ नोड्स दे आर नॉर्मल इन आवर बॉडी, ठीक है। लिम्फ नोड्स बढ़ने का या ऐसा कुछ इसके पैथीज में आता है, ये चीज बढ़ना इंक्रीमेंट नहीं होती है, बेसिकली लिम्फ एडेनोपैथी के अंडर ये सारी चीजें आती है, तो उसमें इंक्रीज के नहीं बहुत सारी चीजें इसमें आती है। आई थिंक इन्फेक्शन जब होता है बच्चे को, तो उसमें ल्यूकोसाइटोसिस की प्रॉब्लम आती है, जो WBCs इंक्रीज होते हैं, नॉर्मल होते हैं, वो हमारी बॉडी की रिस्पॉन्स होते हैं। जी। एक चीज हम जानना चाहेंगे कि आपने BMS जयपुर से की है और ट्रेनिंग अभी हाल में आपकी खत्म हुई, कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस, क्या इसमें कोई अनुभव, ताकि वो थोड़ा सा रोचक लगे और हमें लगे जो कि किस तरह से इसमें इलाज क्लिनिकल? अभी लेटेस्ट अगर मैं बताऊं एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो मेरे ब्रेन को बिल्कुल ये कर गया, मतलब सटीक, तो ये चीज ये थी कि अब ये चीज क्या, हम लोग जब टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, इस चीजों को सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तब हम लोग जान पाते हैं कि एक्चुअल में ये चीज थी क्या। तो एक पेशेंट थे, उन्होंने ये बोला कि उनकी वाइफ को क्या जैसे बहुत हार्ट पाल्पिटेशंस की उन्हें प्रॉब्लम थी, रैपिड, मतलब बहुत, वो उनका ऐसा कहना
कहना था कि मेरी वाइफ की दिल की धड़कनें बहुत इंक्रीज हो जाती है। वो खुद भी कहती है कि तो मैंने उनसे पूरी पहले प्रॉपर हिस्ट्री ली। उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने बहुत जगह एक्चुअली करवाया है, बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए, हमारे बहुत कुछ उन्होंने करा के देख लिया था और उसमें कहीं भी कुछ नहीं निकला था। इनफैक्ट एक नहीं, बहुत सारे लैब के थ्रू उन्होंने किया था। तो फिर मैंने उसके साथ साथ मेरे दिमाग में जो स्टिक हुई तभी चीज ये कि इनके हार्ट पल्पिटेशन की प्रॉब्लम है। फिर मैंने अपने तरफ से ये उनसे क्वेश्चन पूछा कि क्या उनको जब बहुत ज्यादा लाउड नॉइज में जाती हैं तो उस चीज को वो बियर कर पाती है नहीं। मतलब काफी सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कम जोर से भी आप बोलो तो ये बोल देते हैं कि इतना मुझसे नहीं कैपेसिटी ये होती है। और कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग साउंड के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सेज देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है अगर कोई धीरे से भी बोलता है ना, ज्यादा जोर से नहीं बोलते, ज्यादा कम फ्रीक्वेंसी में बोल रहा है, उसको भी ये नहीं बियर कर पाती है, वहां से चली जाती है। तो मेरे एकदम दिमाग में स्टिक हुआ कि ये केस है रस 6 का। अब देखो ये आयुर्वेद का सिद्धांत मुझे सीधा टिश्यू लेवल पे लेके गया, सेलुलर लेवल पे ले गया कि ये केस है जब हमारी जो रस धातु होती है, जो बॉडी टिश्यू मतलब सप्त धातु होती है आयुर्वेद में, तो जिसमें कि अस्थि भी एक धातु है, मज्जा भी, ये सब। और मज्जा 6 के पेशेंट में तो ये देखा जाता है कि वो अंधकार में प्रवेश, उनको वो पेशेंट लिटरली ये आके बोलते हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तो अब ये देखो कि किस लेवल तक पहुंच चुका है ये चीज। तो उनके केस ही था उनका रस 6 का, यानी कि उनके बॉडी में जो रस धातु थी उनमें डिक्रीज आया था। तो फिर मैंने ये चीज दोनों रूल आउट की कि उसमें मैंने ऐसा पढ़ा था कि इसके कारण में हृदय घट्टन आ रहा था और साथ में शब्द असहिष्णुता, जिसको हम लोग अलग अलग फ्रिक्वेंसी में कौन पर्सन कितना टॉलरेबल है साउंड्स के प्रति, ये चीज आ रही थी। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि आपकी पूरा केस जो पूरा आधे घंटे मैंने उनकी मेडिकल हिस्ट्री ली थी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस मुझे लग रहा था पूरा, क्योंकि कोई भी जांच में कुछ नहीं आया। तो एक तरह से डायग्नोसिस में आप कैसे पूरे तक पहुंच सकते हो जब आपको एक्चुअल में जो, क्योंकि लैब टेस्ट वगैरह पहले करा के देखते हैं तो उसमें कुछ भी ऐसा डायग्नोसिस। तब मैंने जाना कि ये रस 6 हुआ है और एक्चुअल में इसकी मेडिसिन रसायन थेरेपी करनी पड़ेगी उनके सत्व को, यानी कि जो त्रिगुण का जो कॉन्सेप्ट था उसको, सत्व गुण को राइज करना पड़ेगा इन्होंने। तो बेसिक प्रिंसिपल, ये केस बहुत ही नया था मेरे लिए और मुझे तब पता चला कि आयुर्वेदा की जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ये कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब जो चीजें मैंने चरक संहिता में पढ़ी थी उस चीज को मैं प्रैक्टिकली कितने अच्छे तरीके से देख पा रही हूँ। मतलब पेशेंट खुद आके बोल रहा है। और ये केस अभी लेटेस्ट मिले, इससे पहले भी कितने सारे ऐसे फीवर के पेशेंट मुझे मिले थे जो ऐसा बता रहे थे कि मुझे 14 डेज में फीवर फिर से हो जा रहा है, 1 मंथ में फीवर हो जा रहा है। तो इंटरमीडिएट फीवर हो रहा था उनको और वो बहुत ज्यादा इस चीज के। फिर मैंने सोचा कि ये चीज अगर मैं आयुर्वेदा बेसिक प्रिंसिपल्स को ट्रीटमेंट पे सिंप्लीफाई तौर पे पेशेंट को मैंने समझाया भी, दोनों ही केस में मैंने पेशेंट को बहुत अच्छे से समझाया कि एक्चुअल में आपके, और बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैंने कोई मेडिकल टर्म्स उनके सामने यूज किया, और उन्हें बिल्कुल ये चीज हिट हुई दिमाग में कि हाँ ये चीज जो है एक्चुअल में हमारे शास्त्रों में लिखी जा चुकी है। इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं चीजों में तो कितना अच्छा इफेक्ट इसका हो सकता है, मतलब रोग ही नहीं होंगे फिर। जी कई टिप्पणियां फिर आ गई हैं। भूषण कुमार लिख रहे हैं मुझे कॉन्स्टिपेशन के साथ में पाइल्स प्रॉब्लम है। जी बेसिकली आपको जो पाइल्स हुआ है ये स्ट्रेनिंग की वजह से, ये कॉन्स्टिपेशन ही की वजह से हुआ है। आपने कॉन्स्टिपेशन को पहले, ये कारण है एक पाइल्स होने का। तो पाइल्स एक्चुअली क्या होता है, वेन्स की मतलब जब जो वेन्स होते हैं एनस रीजन के, वहां पर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पे रेगुलर स्ट्रेनिंग की वजह से वेन की जो इनगॉर्जमेंट हो जाती है वहां पे, उसकी वजह से पाइल्स रोग होता है। यानी जो अर्स होता है उसका मूल कारण ये है। तो कॉन्स्टिपेशन को आप पहले होने दिया है, उसके लेटर स्टेज में आपको पाइल्स हुआ है। तो अभी आप कॉन्स्टिपेशन को जैसे ही आप सबसे पहले कंट्रोल करना जी जी तभी आपके पाइल्स की प्रॉब्लम, और उसमें भी ये देखना पड़ेगा कि 3 डिग्री 7 डिग्री जो प्राइमरी पाइल्स है, सेकेंडरी, और दूसरा रीजन वाइज भी होता है कि अगर आपको इंटरनल पाइल्स है तो पेन आपको नहीं होगा, और अगर एक्सटर्नल पाइल्स है तो उसमें दर्द आपको होता है। जी पिंटू यादव कह रहे हैं किडनी के इलाज के बारे में बताइए। किडनी पर चर्चा हो चुकी है, हमें लगता है किडनी के इलाज में, जैसे किडनी के स्टोन के बारे में चर्चा हुई थी, किडनी के इलाज में मतलब किडनी के बाकी प्रॉब्लम के लिए जी किडनी के कौन से प्रॉब्लम ये बताना होगा किडनी का, थोड़ा सा और इसे डिटेल में आप लिखें। लाल बाबा लिख रहे हैं स्किन डिजीज का सही इलाज बतावे। जी स्किन यानी त्वक विकार, ये तो आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी है। एक्चुअली क्या त्वक विकार में ये बताया गया है कि आप का अगर रक्त भी सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने रक्त को
को चतुर्थ दोष माना है, इसीलिए क्योंकि अगर आपका रक्त दूषित यानी अगर आपका ब्लड इम्प्योर है, उस केस में आप बहुत प्रोन हैं स्किन डिजीज के, आपको तरह तरह के स्किन डिजीज फिर होंगे। और साथ में रीजन के अकॉर्डिंग भी होते हैं, ये आप किस रीजन में रह रहे हो यानी कि किस प्रांत में रह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग भी स्किन डिजीज पूरे 18 इनफैक्ट स्किन डिजीज को हम लोग आयुर्वेद में कुष्ठ रोग के अंदर ये पूरा आता है, जिसमें अलग अलग मान लो किसी कोई ऐसा स्किन डिजीज है जिसमें सिक्रीशन हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे स्किन डिजीज होते हैं, उनको 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया जो मेजर होते हैं, और कुछ होते हैं जो माइनर होते हैं। तो पूरा कुष्ठ का अच्छा खासा है इसमें। इनफैक्ट बाकुची हो गया जो एक मेडिसिन है, वो बहुत अच्छी है मतलब स्किन डिजीज के लिए। इनफैक्ट आप मंजिष्ठा जो ब्लड प्यूरिफायर है, मंजिष्ठा एक मतलब रूडिया कॉर्डिफोलिया होता है वो, तो उसमें बेसिकली मंजिष्ठा का प्रयोग हम लोग करते हैं। मंजिष्ठा, महामंजिष्ठा आदि क्वाथ वगैरह दिया जाता है स्किन डिजीज में, जो कि बेसिकली आपके पहले ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तब जाकर के ये चीज सही होती है। चंदन कुमार यादव लिख रहे हैं नेल का ट्रीटमेंट। नेल में इनफैक्ट नख का अगर हम लोग देखें, नेल का तो ये अगर, और इसका कोरिलेशन मैं आपको समझाती हूँ, नेल और हमारे बोन्स का, ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का कि एक्चुअली नेल्स को आयुर्वेद में ये बोला गया है कि ये हमारे बोन्स का ही एक मल टाइप से, या समझ लो आपकी बोन्स का मल, यानी आपके यानी कि बोन्स में अगर कोई जैसे कि कैल्शियम डिजेनरेशन होने लग जाता है या कोई और प्रॉब्लम है मैरो से रिलेटेड, वो अगर केस होता है तब जाके आपके नेल में वो चीज दिखनी स्टार्ट, मतलब नेल के माध्यम से वो जो है वो दिखती है। वो नेल से, जैसे कि किसी के टंग जो जीवा की परीक्षा थी पहले क्यों की जाती थी, अब आज भी क्यों की जाती है टंग एग्जामिनेशन, क्योंकि उसमें आपके सीधा अगर वो कोटेड है, यानी आपको अगर आपके जीभ पे व्हाइट कलर की, जितने भी कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है वो अपने आराम से टंग पे देख सकते हैं कि एकदम व्हाइट कोटिंग नजर आएगी, तो उसमें सीधा ये पता चल जाता है कि इसको अन्न मतलब इसके पाचन से रिलेटेड तकलीफ है, इस पेशेंट को कुछ ना कुछ कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, स्ट्रेनिंग हो रही है, और लेटर स्टेज में ये फिर वेन्स को करने लग जाएगी डायलिट। ढेर सारे प्रश्न सवाल आपके भी लिए हैं डॉक्टर गरिमा ने। हमें लगता है कि सारे सवालों के जवाब बिल्कुल डिटेल्स में आप लोगों को मिले होंगे, और चूंकि लाइव भी हमें लगता है लाइव का समय भी हमारा एक घंटा से अधिक से हम लाइव पर बने हुए हैं। हम इजाजत लेने से पहले एक सवाल जरूर हम करना चाहेंगे जो बिल्कुल कॉमन है, और हमें लगता है सब लोग हर व्यक्ति को जाननी चाहिए इसके बारे में। और हम भूषण कुमार लिख रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की दवाई चाहिए, तो कॉन्स्टिपेशन की दवाई चाहिए, कौन सी दवाई? ये तो कॉन्स्टिपेशन हमें लगता है फिर वही स्टेज देखने वाली बात होगी। कॉन्स्टिपेशन किस स्टेज पर है जी। तो हम अंतिम सवाल ये लेते हैं अपनी तरफ से कि एमटी लाइव के दर्शकों को आप ये बताएं कि एक मूल जो होता है कि स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए खान पान में या बाकी चीज में, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों से परहेज रखना चाहिए, ताकि हमारे एमटी लाइव के दर्शक स्वस्थ रह सकें और इसी तरह एमटी लाइव पर लगातार घंटों बने रहें। जी, कैसे वो स्वस्थ रहें? पहले तो हमें किसी चीजों का त्याग करना पड़ेगा, जैसे जो भी ऐसे ग्राम्य पदार्थ इनको बोले गए हैं आयुर्वेद में कि ग्राम्य आहार यानी कि कोई ज्यादा नमकीन या ऐसी चीजों का सेवन कम करना है, और साथ में जो हेल्दी डाइट है इसको अपनाना है। बेसिकली रेनबो डाइट पैटर्न इसे कहा जाता है कि आप रेनबो डाइट मीन्स दैट कलरफुल होना चाहिए आपका खाना। इसका मतलब है ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब रेनबो जिस तरह से 7 कलर है उसमें। न्यूट्रिशन में एक्चुअली मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है न्यूट्रिशन में, तो इस वजह से तो रेनबो डाइट पैटर्न आपको फॉलो करना है। और साथ में एज पर डिजीज भी, एज अ डॉक्टर, एज पर अगर किसी को डायबिटीज है तो उसमें यव आहार यानी जौ का जो आहार होता है वो डायबिटीज पेशेंट अपने आहार में पक्का ले, मिलेट्स वगैरह को, ये सब बहुत हेल्दी डाइट फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि आहार बहुत सारे डिजीज लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहे हैं आजकल। और साथ में अगर बिहार में जाएं तो मानसिक तनाव जो आप स्ट्रेस फैक्टर जो है ये आपकी सिचुएशन को एक्टिवेट कर सकता है, चाहे वो कोई सी भी बीमारी हो, डायबिटीज हो, कॉन्स्टिपेशन हो, कोई सी भी। तो वो उसके लिए आपको मतलब अपने मन को इस लायक बनाना पड़ेगा कि चीजें इफेक्ट ना करे आपको, क्योंकि आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, उसके लिए अलग अलग पैरामीटर फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसलिए अपने मन को भी उस चीजों के लिए रोकना है जो आपको इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो दोनों यानी कि आहार से भी उपचार कर सकते हैं, और आहार का उपचार ये तो मैं कहूँ कि मैं पूरे 10 घंटे और बोल सकती हूँ इस चीज पे, क्योंकि आहार से उपचार
लेटर स्टेज में दवाइयां भी, चाहे वो किसी भी पैथी की हो, वो रेसिस्ट कर जाती है। ये एक तो कोई भी साइंटिस्ट असर करना कम कर देती है। जी। इसीलिए हमें लगता है कि बार बार जो है चेकअप कराते रहने का आवश्यकता है। डॉक्टर्स हमारे बॉडी के साइंटिस्ट होते हैं, और साइंटिस्ट को ये पता होता है कि इस चीज के लिए लेटर स्टेज में क्या होने वाला होता है। तो इसलिए आहार का बहुत ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाए, और साथ में विहार का भी, यानी जो भी मानसिक तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब फैक्टर्स को भी सही करना है। और साथ में रसायन का रीजोनेवेशन थेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको फॉलो करना चाहिए। जी। मुकेश कुमार लिख रहे हैं, बहुत बहुत आभार सर आपका, और हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। डॉक्टर गरिमा सिंह हमारे साथ हैं, पिता डॉक्टर राजेश कुमार सिंह हैं, जो निदान आयुर्वेदा सिंहेश्वर में बेहतरीन इलाज कर रहे हैं। आयुर्वेद के 4th जनरेशन आयुर्वेद में हैं। इनके परिवार के 4थे जनरेशन में डॉक्टर गरिमा सिंह हैं, माता बबीता सिंह हैं। घर खुड़हान आलमनगर मूल घर है इनका। BA MS इन्होंने जयपुर से की है। 2016 से 2022 का बैच इनका था। गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं अपने बैच में। और 10वीं की परीक्षा डॉक्टर गरिमा ने माया विद्या निकेतन मधेपुरा से 2014 में पास की थी, जिसमें टॉपर रही थी अपने स्कूल की। 12th की परीक्षा इन्होंने शांति मिशन एकेडमी सहरसा से की थी, और जिसमें कि बायोलॉजी इनका जो था वो काफी इनका वो इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट था, और मार्क्स भी उसमें 95% उनमें थे। और इन्होंने 6 साल का कोर्स करके इंटर्नशिप अभी एलोपैथ में कर रही हैं। आयुर्वेद की डॉक्टर हैं, बेहतरीन डॉक्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा सिंह जी आपका। डॉक्टर गरिमा आपका इस लाइव में 1 घंटे ज्यादा। एक्चुअली क्या आयुर्वेदा में दोनों का ही होता है, क्योंकि आपको मॉडर्न चीजें भी सिखाई जानी चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। साथ में आयुर्वेदा का 6 मंथ्स का होता है, और या फिर आप 3 मंथ्स का भी कर सकते हो। तो हमारी दोनों ट्रेनिंग होती है एक साथ, यानी हमें पूरा एलोपैथिक भी पढ़ना पड़ता है। इनफैक्ट करिकुलम में भी हमारा आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथिक भी होता है। तो एक पूरा आप समझ सकते हो, हमें दोनों चीजें पढ़नी पड़ती है। जानकारी रखनी हमें लगता है, दोनों चीजें पढ़नी पड़ती है हमें। हमें लगता हो सकता है कि एलोपैथ की वजह से अगर कोई जो है साइड इफेक्ट या वगैरह, या फिर दोनों एक जो है एक जानकारी जी इस वजह से। जी। तो इस वजह से ये अभी मेरी चल रही है, और आयुर्वेदिक मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लाइव में आने के लिए, और घर 1 घंटे से ज्यादा से बने रहने के लिए। और दर्शकों के सारे सवाल के जवाब, इस तरह हमें लगता है कि ढेर सारे समस्याओं का समाधान आपको डॉक्टर गरिमा से मिल गया होगा। हम लाइव से आपसे इजाजत लेंगे। मुकेश कुमार कहते हैं आपने बहुत ही सरल तरीके से समझाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। के सभी दर्शकों से अब हम इजाजत लेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।